हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आज आइए लाइव और आज हम करवाने वाले हैं आपको पूरे के पूरे 20 प्रश्न ऐसे जो आपके साइकोलॉजी, जी हाँ, मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं। और इन क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि आपके एग्जाम्स में या तो ये क्वेश्चंस इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर कोई नया सवाल आपके सामने खड़ा हो सकता है। तो इन्हीं से रिलेटेड मैं आज आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आया हूं। और आज आप हमारे साथ लाइव चैट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो प्रश्न हैं वो थोड़े से ज़्यादा डीप रहेंगे। मैं उनको सिर्फ जो आंसर है वो आज आपको बताने वाला हूं और आप अपनी स्क्रीन पर नोट भी करते रहिएगा। देखते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस कितने सही कर पाते हैं और हम कितना आपको यहां पर प्रश्न तैयार करवा रहे हैं, इसका भी हमें डेटा ज़रूर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए और आप अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर अब आपके लिए और भी ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डेली सीरीज देने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और जो पहला प्रश्न है आपका, ये है आपकी स्क्रीन पर, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जो सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना है, ये आपका ऑप्शन 3 में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, सभी दृष्टिकोणों से हानिकारक होगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको जो उत्तर है, जो आंसर है, वही रिप्लाई करूंगा मैं, और जो ऑप्शन है वो नहीं पढ़ूंगा। आप उनको साथ ही साथ में देखते रहिएगा। तो जो सामान्य परिपक्वता है उसको पहले प्रशिक्षित करना प्राय सभी दृष्टिकोणों से हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल्यकाल होता है। तो बाल्यकाल है वो आपका होता है दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। जो बाल्यकाल की अगर हम उम्र की बात करें तो ये हो जाएगा आपका दूसरे वर्ष से लेकर 10 और 12 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। तो विद्यालय में जो खिलाड़ी है या फिर जो आपके विद्यार्थी हैं, तो स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर गेम इसलिए खेलने चाहिए कि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करता है। एक तो आपके अंदर कोऑपरेशन की भावना आती है और दूसरा आप अपने जो स्किल्स है, आप अपनी फिटनेस है, आप अपनी हेल्थ है, आप अपने शरीर का संतुलन रख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो अधिगम संबंधी जो आपकी लर्निंग है, लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो सही नहीं है वो है आपका नंबर 2। ठीक है, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आपका जो अधिगम संबंधी की बात कर रहा है ना, देखिए जब भी आप लर्निंग करेंगे तो लर्निंग के लिए आपका उचित वातावरण आपके पास में होना चाहिए। सहायक सामग्री है वो भी आपकी लर्निंग में मदद करती है, सीखने में मदद करती है। और आपका अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, मतलब महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रहती है। देखिए लर्निंग करनी है तो उसमें मोटिवेशन भी होना जरूरी है। यहाँ पर जो ये बात कही गई है कि लर्निंग के लिए आपकी परिपक्वता का संबंध, जी हाँ, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, तो ये कथन इसके साथ में सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनकी किस चीज में। ठीक है, आपको ये बताना है कि शिक्षा बच्चों की किस चीज में सहायक होती है। तो जो बच्चों के लिए शिक्षा है वो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट में ये सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 और 6 में जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, जो उनकी आईक्यू लेवल है, जो उनके अंदर सोच समझने की शक्ति है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इनको ट्रेनिंग देंगे, इनको शिक्षा देंगे तो बच्चा और भी अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 7। यहाँ पर यह पूछा गया है, एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य वस्तु के प्रश्न को हल करने में करता है। मतलब कोई गणित का काम है, गणित का जो उपयोग है अन्य किसी प्रश्न को हल करने में करता है, अन्य किसी वस्तु अन्य किसी सब्जेक्ट का या फिर अदर सब्जेक्ट का जो प्रश्न है उसको सोल्व करने में वो उसको
मतलब यूज करता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? तो ये होगा आपका अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। सपोज कीजिए कि आपको हैंडबॉल आती है, तो आप बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, आप हॉकी खेल रहे हैं, आप बैडमिंटन भी, या फिर आप टेनिस खेलते हैं, तो ये जो आप ऐसे सीखते हैं कि आपने एक काम सीखा हुआ है और आप दूसरे काम को उसमें सीख रहे हैं और उस पिछला सीखे हुए की आप हेल्प ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका लर्निंग का सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, आपका सकारात्मक ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेग विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? यहाँ पर ये पूछा गया कि कम से संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावी करने वाला है, तो जो सबसे कम प्रभावी करने वाला है वो है खेलकूद। देखिए, खेलकूद में आपके जो संवेग है वो प्रभावित नहीं होते। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, आपका जो साइकोलॉजिकल आप बैलेंस है वो आपका छिन जाता है, आप मानसिक रूप से विकास नहीं कर पाएंगे। एक है परिवार, अगर परिवार भी नहीं है तो भी आप अपने जो संवेग है उनको विकसित नहीं कर पाएंगे। जो स्वास्थ्य है उसमें भी आप, अगर स्वास्थ्य नहीं है आपका, तो भी आप अपने संवेगों को विकसित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे कम प्रभावी है आपका खेलकूद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर। यहाँ पर यह पूछा गया है कि कोहलर के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिक दंड के भय से नियंत्रित करती है कहलाता है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो ये कहता है कि बालक को नैतिक दंड के भय से नियंत्रित करना क्या कहलाएगा? नैतिक दंड, नैतिकता का दंड मतलब मोरल, आप उसको कोई पनिशमेंट देना चाहते हैं तो वो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए मैं क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको देखने में इजी रहे। चलिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं उनमें आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं है। सॉरी, आपका जो उत्तर संक्रियात्मक अवस्था है वो नहीं है इसमें। थोड़ा सा रुकिए। तो जो उत्तर संक्रियात्मक अवस्था है ये नहीं होगी आपकी इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त और मूर्त। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, इसमें नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही है वो मैं पहले बता देता हूं। ये है आपका विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। आपका जो डेवलपमेंट है वो होता रहता है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, बिल्कुल सही है कि जो विकास है वो वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना कभी भी आप इनको कंप्लीट नहीं समझ सकते। नेक्स्ट, इसमें विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। ये भी बिल्कुल सही है। जो विकास है वो आपकी कार्यकुशलता, आपकी कार्यक्षमता और आपके व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन, जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनको आपकी डेवलपमेंट है वो प्रकट करती है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया था कि सही कौन सा कथन नहीं है, तो ये है आपका विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। देखिए, विकास है वो आपका निरंतर चलता रहता है, आपकी जो लर्निंग है वो हमेशा चलती रहती है। लेकिन जो वृद्धि है ना, वृद्धि आपकी कुछ टाइम तक होती है। आप ये कह सकते हैं कि बिफोर 30 ईयर आपकी वृद्धि होती है, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी मसल्स में चेंजेस आते हैं, आपकी हाइट इंक्रीज होती है। लेकिन 30 के बाद में, आप ये भी कह सकते हैं कि 25 साल के बाद में या फिर 30 साल के बाद में यह जो वृद्धि है वो आपकी रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो आपकी लर्निंग में, आपकी सीखने में लगातार होता रहता है। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची कभी भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 12। निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? इनमें से कौन सी नैतिक, नैतिक का मतलब है आपकी मोरल हैबिट नहीं है। मोरल हैबिट कौन सी नहीं है आपको वो बताना है। तो यहाँ पर जो सही उच्चारण करना, ठीक है, सही उच्चारण करना ये आपकी नैतिक आदत नहीं है। सत्य बोलना ये आपकी नैतिक आदत में आ जाएगा। सहानुभूति दिखाना ये भी आपकी मोरल वैल्यू में आ जाएगा। और जीवों पर दया करना, ठीक है। सही उच्चारण करना आपका डिपेंड करता है कि आपने जो लैंग्वेज सीखा है, आपने जो भाषा सीखी है, क्या उसका सही उच्चारण है।
तो ये आपकी भाषा पर डिपेंड करेगा, न कि आपकी जो आपकी मोरल वैल्यूज हैं, जो आपकी नैतिक आचार विचार है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 13 में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, कौन सा विकल्प है, तो ये बताना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बनेगा व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या। ठीक है, व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या आपका मनोविज्ञान की एक सीमा है, जो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी एक सीमा कही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है। लर्निंग के संबंध में कौन सा सही नहीं है। चलिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर बनेगा ये है आपका अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। देखिए, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है कुछ नया सीखना, जो आपकी हेल्प करे आपके नेक्स्ट काम में। तो यहाँ पर सिर्फ आपका किताबें पढ़ना ही, आपकी ज्ञान प्राप्त करना ही, या फिर बुक पढ़ना, क्लास में पढ़ना, ये सिर्फ आपका अधिगम ज्ञान प्राप्ति नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन है ये सही नहीं है। देखिए, अधिगम में समायोजन होता है, आप एक चीज़ को दूसरे से समायोजित करते हैं। अधिगम आपका विकास करता है और अधिगम परिपक्वता है, मैच्योरिटी आती है। लेकिन अधिगम को सिर्फ हम ज्ञान प्राप्ति नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 15, के अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। जब आप केस स्टडी करते हैं तो स्टडी जो मेथड है उसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो ये है आपका, यह बहुत ही जटिल होता है। देखिए, यह विधि बहुत जटिल नहीं है, ये ठीक है। हमें इसमें टाइम लगेगा कि हम किसी भी जब किसी भी केस की स्टडी करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आपका जटिल नहीं है। हाँ, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक साइंटिफिक आपका रहता है और सरल और सस्ती है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। जो सही कथन नहीं है यह है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। देखिए, जो तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, थर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको जो लर्निंग है वो करवाने के लिए सबसे बढ़िया जो मेथड है वो पूछ रखा है। तो कौन सा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका सृजनात्मक क्रियाकलाप। सृजनात्मक क्रियाकलाप का मतलब है जो क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो आप एक्टिविटी करवा सकते हैं वो आपकी सृजनात्मक क्रियाकलाप में आ जाएगी। व्याख्यान विधि, समूह वार्तालाप और आपकी प्रयोगशाला विधि, ये आप ये कह सकते हैं कि जो अबव आपकी 8th क्लास होते हैं उनके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल रहेगा। देखिए, व्याख्यान विधि मीन्स लेक्चर मेथड, समूह वार्तालाप मीन्स ग्रुप डिस्कशन और प्रयोगशाला मीन्स प्रैक्टिकल, जो आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये बड़े बच्चे कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं, जिनके अंदर उनकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 17 में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती। मनोगत्यात्मक का मतलब है मन से जुड़ी हुई गतिविधि। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है, ये है आपका सोचना। देखिए, ये मन से जुड़ा हुआ नहीं है। जब भी हम सोचते हैं तो हमें हमारी जो लॉजिकल पावर है उसके अनुरूप सोचना पड़ता है। देखिए, जो मनोगत्यात्मक का मतलब है जिसमें आपका गेंद फेंकना है, इसमें आप एक्टिविटी करते हैं, खेलना है और लिखना है, ये आपकी मनोगत्यात्मक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 18, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक, कोग्निटिव जो उनका लर्निंग है, जो उनकी डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक जो विकास है, उसको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं विद्यालय और कक्षा के अंदर। ऑडिटोरियम में कभी भी नहीं कर पाएगा, घर पे भी नहीं कर पाएगा और ना ही खेल के मैदान में। अगर वो अपना जो संज्ञानात्मक विकास है, मीन्स अपनी बुद्धि का विकास है, वो विद्यालय और कक्षा में कर पाएगा, क्योंकि विद्यालय में और कक्षा में उसको अलग अलग नई चीज़ें सीखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है। बुद्धि लब्धि जो IQ की बात करते हैं, तो यहाँ पर इनमें संबंधी विभिन्नताओं में कौन सा शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है ये हो जाएगा आपका कला और रुचि। ठीक है,
कला और रुचि आपकी बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में सम्मिलित नहीं होता। औसत बुद्धिमान, बुद्धिमान और मंद बुद्धि ये आपके आ जाते हैं बुद्धि लब्धि IQ लेवल से जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आज का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये है क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। देखिए बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला पूछा है, तो बौद्धिक मीन्स आपकी बुद्धि के वातावरण को प्रभावित करने वाला यहाँ पर कौन सा कारक है, तो ये है विद्यालय का वातावरण। ठीक है, विद्यालय का जो वातावरण है आपका, अगर विद्यालय है आपका स्कूल है, आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है तो वो सीधा ही आपकी बुद्धि को, आपके ज्ञान को इफ़ेक्ट करता है, आपकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। अगर स्कूल के अंदर गलत आचरण या फिर अगर स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उसमें लड़ाई झगड़े, देखिए जो भी स्टूडेंट्स है, टीचर है, उनसे मिलके ही एक स्कूल बनता है। और स्कूल के अंदर अगर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जिससे बच्चे का जो मानसिक विकास है वो रुक रहा है, तो ये आपके वातावरण जो है विद्यालय का वो प्रभावित करता है बच्चे को कि विद्यालय का वातावरण कैसा है। तो ये आपकी बुद्धि को प्रभावित करेगा, बौद्धिक वातावरण को भी प्रभावित करने वाला, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज फटाफट 20 प्रश्न आपके मनोविज्ञान से जुड़े हुए। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ जुड़े रहने के लिए और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ और कोशिश करूँगा कि कल फटाफट मैं आपको और भी ज़्यादा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।